When humans interact with the environment, the changes on environment and other organism is inherent or induced. यानी जब भी ह्यूमन बींग्स मनुष्य अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके कारण इन्वायरमेंट और दूसरे ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस या तो लाजमी तौर पे आ जाती हैं या ह्यूमन बींग्स उन्हें अपने एक्शन के द्वारा जानबूझ के क्रिएट कर देता है. Best definition of environmental education may be as a process directed at creating awareness and understanding about environmental issues that lead to responsible individuals and group actions. तो मेनली हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन को क्या समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीका है जिसका गोल है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके इंडिविजुअल्स में भी और एज ए ग्रुप भी यानी सोसाइटी में भी, ताकि वो अपने एनवायरमेंटल इश्यूज को समझे और इस समझ के द्वारा वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स और सोसाइटी बने. फॉर दिस ए सक्सेसफुल एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड फोकस ऑन processes that improve the skills like critical thinking, problem solving, effective decision making, and also encourage the use of processes like observation, measurement, classification, experimentation and other data collection techniques. अब ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी खुद रिस्पॉन्सिबल हो, खुद समझ बना सके एनवायरनमेंट के बारे में, उसके लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं, हमें उनमें ऐसे स्किल्स भी डेवलप करने पड़ेंगे ताकि वो अपने आसपास की जो सिचुएशन है उसको क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा एनालाइज कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए और एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग यानी सही तरह से डिसीजन लेने के लायक हो जाए. इसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कि वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, अपने आसपास की चेंजेस को देखें, समझें और मेजर कर सकें कि किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं. इसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन और डाटा कलेक्शन की ज़रूरत होगी. यानी ये जो सब चीज़ें हैं ये साइंटिफिक टेम्पर की ओर इशारा करती हैं कि ऐसी सोसाइटी जिसमें साइंटिफिक टेम्पर है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग के स्किल्स हैं, वो अपने आसपास के होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकती है, उसके नुकसानों को समझ सकती है और इस तरह से वो एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बन सकती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स बन सकते हैं जो अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें. इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यूनेस्को ने 1971 में कुछ ऑब्जेक्टिव्स और गाइडलाइंस दी फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को बेसिकली किस तरह से डिफाइन किया जाए, इसके रोल को कैसे डिफाइन किया गया. इन्वायरमेंटल एजुकेशन वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं जिसके द्वारा हम सोसाइटी को ज्ञान दे सकते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के फंक्शंस के बारे में बता सकते हैं, and we can also help the human beings to manage their behavior and ultimately sustain ecosystem. यूनेस्को एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1945 में बना एंड इसका जो रोल है दैट इज टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर फार रीचिंग एंड इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स. तो बेसिकली यूनेस्को जो है इस बारे में काम करता है कि किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और भी जो सोसाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके बारे में वर्क करता है. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है यूनेस्को का, जिसने स्टेट किया कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज वाइटल इन इम्पार्टिंग एन इनहेरेंट रिस्पेक्ट फॉर नेचर अमंग सोसाइटी एंड इन एनहांसिंग पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम. यानी अकॉर्डिंग टू यूनेस्को जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है इसका जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. वाइटल मीन्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इसके द्वारा हम सोसाइटी में नेचर के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो पैदा कर सकते हैं और इससे पब्लिक अवेयरनेस को इन्वायरमेंट के बारे में बढ़ाया जा सकता है. यानी अकॉर्डिंग टू यूनेस्को इन्वायरमेंटल एजुकेशन के क्या दो गोल्स हैं. एक तो ये कि ये रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेचर डेवलप करे सोसाइटी में और उसके साथ साथ पब्लिक को इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी क्रिएट करे. देखा जाए तो जो स्कोप ऑफ एजुकेशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन है इसको हम तीनों तरह से समझ सकते हैं. इट इज़ एजुकेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, अबाउट द इन्वायरमेंट एंड फॉर द इन्वायरमेंट. यानी हम अपने पर्यावरण से क्या सीख सकते हैं,
पर्यावरण के बारे में क्या सीख सकते हैं और पर्यावरण को के लिए क्या सोच सकते हैं। तो ये वो एजुकेशन है जो हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में समझ बनाने में हेल्प करता है और उसके साथ साथ हमें इन्वायरमेंट के जो होने वाले जो जो हम नुकसान पैदा करते हैं इन्वायरमेंट को, उनको कम करने के लिए भी प्रेरित करता है। General objective of environmental education can be defined as डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ अवेयरनेस, ताकि हम जानकारी बढ़ा सकें। फिजिकल कंपोनेंट इन्वायरमेंट के क्या है उनके बारे में, और जो खूबसूरती है नेचर की, एस्थेटिक क्वालिटी है नेचर की, उसके बारे में हम लोगों को या इंडिविजुअल को, सोसाइटी को हम उसको अवेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो मेक देम अवेयर अबाउट हाउ सोसाइटीज आर डिपेंडेंट अपॉन द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज, ताकि वो इस इंटर रिलेशनशिप को समझें और उसके साथ साथ कुछ ऐसे जो नुकसान पैदा होते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होते हैं ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट्स, उनको भी कम करने की कोशिश करें। इसके लिए हमें प्रॉपर स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है। इसके लिए इंडिविजुअल और सोसाइटीज़ को ऐसे हमारे पास ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है जिससे वो स्वयं से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम करें और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज ए वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। यूनेस्को ने क्या कहा है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो मेन गोल है वो क्या है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो गोल है उसके बारे में समझ बनाई जाए। इट इज नॉट ए सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस बट लाइफ लॉन्ग इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी। तो ये एक अलग से ब्रांच, अलग से सब्जेक्ट नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है इसका बाकी सभी कोर्सेज के साथ, बाकी सारी सब्जेक्ट्स के साथ एक इंटरडिसिप्लिनरी रिलेशनशिप है। अब जो यूनेस्को है इसने 1971 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको MAB कहा जाता है। तो MAB इज मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जो कि 1971 में लॉन्च किया गया। It is an intergovernmental scientific program aimed at establishing a scientific basis for the improvement of relationship between people and their environment। मेन मकसद क्या था कि जो लोग हैं और उनका जो environment के साथ जो relationship है उसको समझा जाए, साइंटिफिक बेसिस पे समझा जाए और इसको रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। ये जो प्रोग्राम था ये बेसिकली एक यूनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश थी जिससे रिसर्च और डेवलपमेंट जो अलग अलग जगह पे हो रही थी उसको साझा किया जा सके, जिससे सभी की जो कैपेसिटी है, जो उनकी जो क्षमता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से डील करने की, उसको बढ़ाया जा सके। तो एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश करना जिसमें नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो शेयर हो सके, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम था ये मेनली 3 इश्यूज के ऊपर जो है इसके ऊपर इसका बेस था, बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें जो यूनेस्को है उसने 6 ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडलाइंस इशू करी फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सो इन टुडेज लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज गाइडलाइंस एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स। So let us talk about these objectives one by one. First is creating awareness about environmental problems among people, यानी जो लोग हैं वो अपने आसपास की environmental problems के बारे में जागरूक हों, aware हों। Second is to impart basic knowledge about the environment and its allied problems। तो ऐसी problems जो environment के साथ जुड़ी हुई हैं, they are called as the allied problems। तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज लोगों को होनी चाहिए। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विच आर बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट एंड दोज प्रॉब्लम्स विच आर इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू इम्बैलेंस इन द इन्वायरमेंट। डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके लिए जनता में जो लोग हैं, पब्लिक जो है, उनमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए ऑफ कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट।
मोटिवेटिंग पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, ताकि जो लोग हैं वो मोटिवेटेड हों, उनको इस चीज़ के बारे में उकसाया जा सके, उनको इस चीज़ के बारे में मोटिवेट किया जा सके कि वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो प्रोग्राम्स हैं जो कि सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं, दूसरी एजेंसीज द्वारा चलाए जाते हैं, और इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें, उसमें वो हिस्सेदारी करें। Acquiring skills to help the concerned individuals in identifying and solving environmental problem, तो ऐसे स्किल्स डेवलप किया जाए जिससे इंडिविजुअल जाने की लोग अपने आसपास की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई यानी जांच सकें और उनको सॉल्व कर सकें। एंड सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव वाज स्ट्राइविंग टू अटेन हार्मनी विद नेचर, यानी इसके बाद हमारा जो मेन एम क्या रहेगा कि वो जो ऐसा सिस्टम बनाया जा सके जिससे हार्मनी विद नेचर हो, यानी इन्वायरमेंट को जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इन फॉर द बेटरमेंट यूज करें, इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करें। फॉर दिस दे इशूड सर्टन गाइडलाइंस ऑल्सो। These guidelines are number 1, environmental education should be compulsory। तो 1971 में यूनेस्को ने ये गाइडलाइन दी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है इसको एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट फ्रॉम द प्राइमरी, यानी प्राइमरी लेवल से लेकर अप टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज। तो प्राइमरी लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज तक जिसमें बच्चे आमतौर पर स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर इनको एक कंपल्सरी सब्जेक्ट की तरह इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ द करिकुलम। सेकेंड गाइडलाइन इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड हैव एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन को एक अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं जबकि सभी सब्जेक्ट के साथ मिला के पढ़ाया जाए, बाय इंक्लूडिंग फिजिकल, chemical, socio-cultural as well as socio-cultural aspect of the environment. It should build a bridge between biology and technology। तो environmental education को इस तरह से पढ़ाया जाए कि ये बाकी जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ को-रिलेट किया जा सके, और ये ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच में ब्रिज का काम करे, सेतु का काम करे, पुल का काम करे। Third guideline was environmental education should take into historical perspective the potential historical issues। तो इसमें ऐसे इश्यूज के ऊपर ध्यान दिलाया जाए जो कि हिस्टोरिकल नेचर, यानी पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे रोका जा सकता था, इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए ताकि जो पीछे जो गलतियां हुई हैं, जहाँ हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव जो रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, उसके बारे में समझा जा सके। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड एम्फसाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एम्फोसिस किस पे रहे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, यानी ऐसी डेवलपमेंट जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो विदाउट डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट, यानी तरक्की तो हो लेकिन उसके कारण इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो। Environmental education should emphasize the necessity of seeking international cooperation in environmental planning। अब ये जो इन्वायरमेंट है ये सबका साझा है और इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम किसी एक देश के साथ संबंधित नहीं होती, क्योंकि एक जगह पे होने वाली पोल्यूशन सारे ग्लोबल लेवल पे सभी देशों को जो है वो इम्पैक्ट करती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ चलाया जाए और इसमें जो भी इन्वायरमेंटल प्लानिंग हो उसको इंटरनेशनल यानी ग्लोबल लेवल पे प्लान आउट किया जाए। And sixth guideline is environmental education should lay more stress on practical activities and first hand experiences। तो ज़्यादा जो इसमें जो टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बताएगा कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ना समझा जाए, इसको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट समझा जाए जो कि एक्टिविटी बेस्ड हो और जिसमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस यानी खुद करके सीखने वाली बात होनी चाहिए, ताकि जो लर्नर है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने इन्वायरमेंट को समझ सके, क्योंकि हमने पहले भी बात करी थी कि इन्वायरमेंट जो है सबका अलग अलग हो सकता है। तो ऐसी एजुकेशन हो जिससे लर्नर अपने आसपास के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है जागरूक हो, उसमें ऐसे स्किल्स हो, वो इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स हैं उनको अप्रिशिएट करे और उनके साथ कोऑपरेट करे, जिससे जो डेवलपमेंट है उसको सस्टेनेबल बनाया जा सके।
तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है ये बेसिकली इमर्ज हुआ विद इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन टिब्लिसी हुआ 1977 में। और अब इसको समझा जाता है ज़्यादातर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है यूनेस्को का, ये 1977 से इसने शेप लेना शुरू किया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसकी बेसिकली 4 पिलर्स माने जाते हैं: सोसाइटी, इन्वायरमेंट, कल्चर एंड इकोनॉमी। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो जो सोसाइटी के लिए प्रगति दे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, कल्चर को सेव करे और इकोनॉमी को बढ़ाए। और ये जो चारों फैक्टर हैं ये आपस में काफ़ी मिले हुए हैं, दे आर इंटरवाइंड, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। 1987 में बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट आया जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया कि ये वो डेवलपमेंट है दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। 1987 का बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिससे जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। लेकिन वो ये भी ध्यान रखे कि जो आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने लायक रहे, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाने, यानी ऐसी डेवलपमेंट हो जिससे प्रेजेंट जनरेशन अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज की कमी हो जाए। जून 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ स्टॉकहोम में, जिसके बारे में हमने बात करी थी जब हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी इन्वायरमेंट की। इन मीटिंग ऑफ कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनेस्को ने 1997 में इन्वायरमेंटल एजुकेशन इश्यूज एंड कंसर्न्स के ऊपर काफ़ी काम किया और इसी की वजह से एजेंडा 21 आया। 2015 के जो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल है उनमें भी कल्चर एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है ये एक गोल नंबर 7 है इसका MDG का, इसमें भी ये इंक्लूड किया गया कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है उसको प्रमोट किया जाए। यानी जो हमारी जो पुरानी जो सभ्यताएं थी वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करती थी, उन ट्रेडिशनल नॉलेज को आज की जो जनरेशन है उनको उसमें प्रमोट किया जाए, ताकि सपोर्टिंग इको फ्रेंडली वेंचर्स, ताकि ऐसे नए वेंचर्स हों, ऐसी नई तरीके अपनाए जाएं जिससे इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाए। एंड स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन इन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन कल्चर हेरिटेज मैनेजमेंट। तो ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाया जाए जिससे इन्वायरमेंट को सस्टेन किया जाए, कल्चर और हेरिटेज मैनेजमेंट के द्वारा ऐसी तकनीक बनाई जाए जिससे ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ किया जाए जिससे वो इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सके और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाए। यूनेस्को 2014A ये एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट आया 2013-14 में। So according to this report in UNESCO 2014A जो पार्ट है, role of EE or environmental education has been defined. Its role is safeguarding future global developments of societal quality of life, यानी सोसाइटी की अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जो ग्लोबल डेवलपमेंट है उसको सेफ गार्ड किया जाए थ्रू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और जिसके लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाया जाए, मिनिमाइजेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, यानी जो इनइक्वालिटीज है, असमानताएं हैं, उनको दूर किया जाए, और जिससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको पक्का बनाया जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो यूनेस्को है उसके सभी कॉन्फ्रेंसेस में जो इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंटल एजुकेशन है दैट हैज रिमेन्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन
is basically teaching of individuals and communities to be a society that is knowledgeable of the environment and its associated problems, awareness of the solution to these problems and motivated to solve them.